मैं उपेंद्र जी का पुनः स्वागत करती हूँ। और उपेंद्र जी, उपेंद्र नाथ रैना, आपके बारे में पढ़कर मैं बहुत ही अभिभूत हो गई। और जब मैंने देखा आपका श्रीनगर में जन्म हुआ है, जम्मू कश्मीर से हैं आप, और जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में मेरा ये धारणा है, ये मेरा मानना है कि वो बहुत ही हृदयस्पर्शी, संघर्ष से भरा हुआ जीवन जीकर इतनी उत्कृष्टता से अपने जीवन को जीते, इतनी सच्चाई से जीवन को जीते हैं। शायद वो परचम आप फहरा रहे हैं और शायद उस उच्च कोटि तक आप पहुंचे हैं। जब मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपको सहृदयता सम्मान के रूप में 2 लाख रुपए की राशि मिली है, तब मुझे लगा कि राशि से अतिरिक्त उसका मान है जो सौहार्द्रता के रूप में आपको मिला। और मैं एक उदयपुर राजस्थान के एक छोटे से कोने में रहने वाली, जब रात को आपके बारे में पढ़ा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। कुछ बहुत आपकी बहुत आभा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। कुछ आपकी आभा, कुछ आपकी सकारात्मक सोच हम तक भी पहुंच जाए और आप पधारे मंच पर, और आपके ओजमयी, आपके उत्कृष्ट काव्य पाठ को मैं सुन सकूं। और इस पटल पर, इस ओजस्वी पटल पर, ये यत्र तत्र सर्वत्र समस्त विश्व में व्याप्त है, उस पटल पर आपकी कविताओं का मेरे साथ साथ कई लोग आस्वादन कर सकें। स्वागत है उपेंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर आपने मुझे भी याद किया है और मुझे ये अवसर दिया है। सबसे पहले मैं आपके इस मंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि माँ भारती का स्मरण करते हुए आपने ये जो महायज्ञ शुरू किया है, और इतने दिनों से निरंतर लगातार आपका ये काव्य पाठ, काव्य मंच निरंतर सक्रिय रूप से चल रहा है। इसके लिए आप सभी जो इसमें अपना योगदान आजकल दे रहे हैं, उनका मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। चूंकि आपने शुरू में मेरा परिचय देते हुए ये कहा कि मैं श्रीनगर से हूँ, कश्मीर से हूँ, तो मैं फूलों से अपनी बात कुछ पंक्तियों से शुरू करता हूँ, क्योंकि कश्मीर आप जानते हैं सुगंध के लिए, खुशबू के लिए, फूलों के लिए, केसर के लिए, चिनार के लिए, और ख़ास करके जो वहाँ के मौसम है उसके लिए बहुत ही याद रखा जाता है, जो वहाँ पर गए हैं या जिन्होंने उसके बारे में सुना है। तो मैं प्रमिला जी कुछ 4 पंक्तियों से अपना ये काव्य पाठ आज का शुरू कर रहा हूँ। जी स्वागत है। फूल की खुशबू शायद यही है, फूल की खुशबू शायद यही है कि उसकी जो परिभाषा है, फूल की परिभाषा शायद यही है कि उसकी खुशबू आदमी को, ध्यान दीजिएगा, आदमी को लोहा होने से बचाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये फूल की जो खुशबू है उसका हमेशा आप आनंद लीजिए, और तभी आपको सही भाषा, परिभाषा उसकी मिलेगी। और मनुष्य के अंदर जो आजकल इतना आपाधापी में, भाग दौड़ में लोहा बनता जा रहा है, उसे कम से कम उसके मन को और अंतःकरण को उसे मुक्ति मिलेगी। तो अब मैं आपको एक ऐसी रचना सुनाता हूँ जो मैंने विशेषकर आपके इस मंच के लिए आज के लिए रखी है, क्योंकि हिंदी जो हम कहते हैं कि हमारी जो ये एक सशक्त भाषा है और एक संपर्क भाषा के रूप में इसका अपना बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोलियां हैं, इतने सारी वेशभूषाएं हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे भोजन हैं। इस बीच में जहां भी आप जाइए, कम से कम कुछ लोग तो मिलेंगे ही जो हिंदी में बातचीत करते हैं, जो हिंदुस्तानी में बातचीत करते हैं, जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो आपकी अभिव्यक्ति होती है, उसको आप वहां पर संप्रेषित कर पाते हैं। तो उसी हिंदी भाषा को याद करते हुए, उसके योगदान को याद करते हुए मैंने एक कविता लिखी है, शब्द सागर। शब्द सागर है मेरे पास, तरह तरह के अर्थ है मेरे पास, अलग अलग आयाम है मेरे पास, क्यों न हो।
क्यों न शब्द हो। सागर है मेरे पास, तरह तरह के अर्थ है मेरे पास, अलग अलग आयाम है मेरे पास, क्यों न हो इतना बड़ा जो भारत देश है मेरे पास, आहा, इतना बड़ा जो भारत देश है मेरे भारत पास। देश है मेरे साथ। बहुत ध्यान सुंदर, दीजिएगा, बहुत। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग भाषाओं बोलियों की माला पिरोकर, हिंदी को सेतु बनाकर, सबके जी, मन की बात जानूं, सबको अपना मानूं, क्यों न क्या बात। मानूं इतनी बड़ी जो संपदा है मेरे पास, इतना बड़ा जो भारत देश है मेरे पास। क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं क्या। है मेरे पास, अपनी भाषा हिंदी से जुड़े हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, अलग अलग शब्दों का भंडार है मेरे पास। क्या नहीं है मेरे पास, इतना बड़ा जो भारत देश देश। है मेरे पास, इतना बड़ा जो भारत देश है मेरे पास। मेरे, ध्यान दीजिएगा, मेरे विरासत में है तुलसी कबीर, तिरुवल्लवर रहीम जैसी सूर। मेरे विरासत में है तुलसी कबीर, तिरुवल्लवर रहीम जैसी सूर। ऐसे बहुत संत मुनि हैं मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, इतना बड़ा जो भारत देश है मेरे पास। क्या नहीं है मेरे पास, बहुत सारी भाषाएं हैं। क्या नहीं है मेरे पास, बहुत सारी भाषाएं हैं, और हिंदी मणि है, और हिंदी मणि है मेरे पास। मैं कितना धनी हूं, क्या नहीं है मेरे पास, शब्द सागर है मेरे पास, तरह तरह के अर्थ हैं मेरे पास, अलग अलग आयाम है मेरे पास, क्यों न हो इतना जो बड़ा भारत देश है मेरे पास। वाह ये वाह वाह ये वाह। मेरे समर्पित है कविता मेरी, जो आजकल आपका ये महायज्ञ चल रहा है और ये हिंदी दिवस के रूप में जो हम मना रहे हैं, ये कविता आपके सम्मुख थी। अब मैं आपको थोड़ा सा हट के, जिसमें थोड़ा सा दार्शनिक तत्व है। जी अब जी देखिए, जी देखिए काल का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी परिकल्पना जो है, मैंने अपने जी। इस कविता में 5 अलग अलग टुकड़ों में मैंने आपके सामने मैं उसको प्रस्तुत जी करूंगा। जी 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 इसका शीर्षक है प्रमिला जी, काल के जी। अंतराल में। काल के काल। अंतराल में, काल के अंतराल में केवल मैं उपस्थित हूं, शेष एक प्रश्न चिन्ह है। आहा, वाह 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 वाह। काल के अंतराल में केवल मैं उपस्थित हूं, शेष एक प्रश्न चिन्ह। काल के अंतराल में जो भी घटित होता, आभास हूं उसका मैं। मैं। काल के अंतराल में जो भी घटित होता, आभास हूं उसका मैं। इसका तीसरा अंश है, काल के अंतराल में कहीं भी कोई अंत नहीं, और कोई भी नहीं आरंभ मेरा। काल के अंतराल में कहीं भी कोई अंत नहीं, और कोई भी नहीं आरंभ मेरा। इसका चौथा है, काल के अंतराल में चलते चलते मैं यहां तक आ गया हूं। काल वाह के वाह। अंतराल में चलते चलते मैं यहां तक आ गया हूं। इसके बाद नहीं कोई रास्ता जहां से कुछ भी आरंभ होता हो। ओहो। और इसका आखिरी सुनिए,
क्या बात, क्या बात। काल के अंतराल में किसी संबंध से कोई समझौता नहीं। ये उम्र का वाह, आखिरी पड़ाव बता रहा हूं आपको मैं। हाँ, जी जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। 5 पड़ाव है हमारे जीवन के, हमारी जीवन जी यात्रा के। अब जी लास्ट वाला, अंतिम वाला सुनिए। काल जी। के अंतराल में किसी संबंध से कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। यहाँ सिर्फ मौजूद है, सिर्फ मौजूद है मेरा मैं, और कुछ भी नहीं। कुछ काल के अंतराल में किसी संबंध से कोई समझौता नहीं, यहाँ सिर्फ मौजूद है मेरा मैं। मैं। काल के अंतराल में केवल मैं उपस्थित हूँ। यानी जो हमारे जीवन की यात्रा है 5 पड़ावों में, जिसमें शिशुकाल है, फिर युवा काल है, आगे आगे जाके अंत में फिर प्रमिला जी किसी से कोई संबंध नहीं रहता है। बहुत बस बहुत ही केवल वहां पर केवल मैं रहता हूं और कुछ नहीं। बिल्कुल, और कोई नहीं है। बहुत सार गर्भित और अंतस की बात आपने, अंतस का मर्म आपने रखा है। और मैं भी अभी उम्र के इसी पड़ाव पर 60 इयर्स जस्ट रिसेंटली रिटायर्ड हुई हूँ। तो मुझे भी महसूस हो रहा है कि मैं हूँ, बस मैं ही हूँ। मैं बस अंत मैं में शून्य है बस। अंत बहुत में ही बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। अंत में कुछ भी नहीं निशब्द है। में मैं निशब्द हूँ आपके लिए। मैं सराहना करने लायक शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। अब देखिए, मैं एक और मनस्थिति की बात बता रहा हूँ एक कविता के माध्यम से। मैंने इसमें अकेले शब्द का प्रयोग किया है। जी अकेले को आप किस रूप में लेते हैं? क्या आप अपने आप में अकेले हैं, अपने समाज में अकेले हैं, और क्या आप अकेले होते हुए अपनी पहचान बनाने के संघर्ष में हैं? जो भी आप इसको समझेंगे वो कविता में आपके सम्मुख जी, रखता हूं। स्वागत है आदरणीय। इसका शीर्षक है कुछ अकेले। जी। कुछ अकेले अकेले ही होते हैं, कुछ हम्म। अकेले बहुत सारे होते हैं। जी। कुछ अकेले अकेले बहुत ही होते हैं, कुछ अकेले बहुत सारे होते हैं, कुछ अकेले जुलूस में से गुजरते हैं। कुछ अकेले जुलूस में से गुजरते हैं, कुछ अकेले जुलूस की तरह गुजरते हैं। आहा हा, आहा कुछ कमाल, अकेले जुलूस में से गुजरते हैं, कमाल। कुछ अकेले जुलूस की तरह गुजरते हैं, कुछ अकेले सिर्फ चेहरा लिए होते हैं। कुछ अकेले सिर्फ चेहरा लिए होते हैं, कुछ अकेले चेहरों पे चेहरे चस्पा किए होते हैं। आहा हा, कुछ आहा अकेले कमाल कर दिया। चेहरों पे चेहरे चस्पा किए होते हैं। कुछ अकेले, अब ये सुनिएगा जरा ध्यान से, कुछ अकेले अपनी खाल में खुद होते हैं। कुछ खाल में अकेले खुद होता है। कुछ अकेले अपनी खाल में खुद होते हैं, कुछ अकेले भेड़ की खाल में पूरा जंगल होते हैं। पेड़ की खाल में पूरा जंगल होते हैं। वाह कुछ वाह। अकेले अपनी खाल में खुद होते हैं, कुछ अकेले भेड़ की खाल में पूरा जंगल होते हैं। जंग, और इसका अंतिम सुनिए। कुछ अकेले पूरी दुनिया के लिए अकेले ही पर्याप्त होते हैं। ये कुछ बात, ये कुछ बात। कुछ अकेले पूरी दुनिया के लिए अकेले ही पर्याप्त होते हैं, कुछ अकेले अपने में ही पूरी दुनिया लिए होते हैं। कुछ वाह अकेले वाह। अपने में ही पूरी दुनिया लिए होते हैं। अब ये अकेले वाली कविता थी। अब आइए, ये अब हम व्यक्ति, ये अब कविता है, ये जी जी, कविता है, ये कविता है कि एक शब्द एक के बगैर दूसरा। आप अकेली की बात कर रहे हैं और दोनों सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ये असल कविता है। धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। अब जी। अब थोड़ा सा हम व्यक्ति से थोड़ा सा बाहर आके कलर। अब अपने आसपास, अपने वातावरण, अपने जो परिवेश है
उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। और इसमें जी, देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा जो हमारे जो सामने की परिस्थितियां हैं उसको जी, परिलक्षित कर रही हैं। यकीन नहीं आता तुम इतने बुज़दिल हो, हाँ, यकीन नहीं आता तुम इतने बुज़दिल हो, तुम हमेशा अपने पास बम रखते हो, तरह तरह के हथियार, मौका आने पर तुम कर सकते हो कहीं पर भी विस्फोट, बिगाड़ सकते हो पूरी दुनिया का नक्शा, भूगोल बदल सकते हो। भूगोल बदल सकते हो। तुम अपनी ताकत जानते हो, तुम अपनी ताकत जानते हो, तुम जानते हो तुम्हारे इशारे पर मापदंड बदल सकता है, मौसम बदल सकता है, तापमान बदल सकता है, फिर भी यकीन नहीं आता कि तुम इतने बुज़दिल हो, फिर भी यकीन नहीं आता तुम इतने बुज़दिल हो, रोने लगते हो एक बच्चे की तरह, अपने ही घुटनों में सिर छिपाए। क्या बात, तुम कुछ अपने सोच ही रहे हो, तुम भैया कुछ सोच रहे हो, शायद तुम चिंतित हो अपने भविष्य के बारे में, शायद तुम चिंतित हो अपने भविष्य के बारे में। तो यकीन नहीं आता तुम इतने बुज़दिल हो, तुम हमेशा अपने पास बम रखते हो, तरह तरह के हथियार, तुम क्यों बुज़दिल हो, तुम इतने बुज़दिल क्यों हो। तो क्यों ये दूसरी तरह की कविता थी। यथार्थ जी जी। बहुत अब अच्छा मैं हो गया। अपनी एक और कविता सुनाता हूं आपको। जी, अब ये कुछ छोटी छोटी पंक्तियों की कविता है, और जी, इस पर आप जरा इसके शब्दों पर, उसके अर्थ पर ध्यान दीजिएगा। इसका मैंने प्रमिला जी शीर्षक रखा है शून्य तापमान। अब शून्य जी, तापमान में का क्या अर्थ है, आप इसका अर्थ समझ सकती हैं आप। अरे जी, भौगोलिक अर्थ अलग है और दूसरा अर्थ जो अब अभी आप समझाएंगे। जी जी। शहर अचानक कुछ हादसों में तब्दील हो जाता है, शहर अचानक कुछ हादसों में तब्दील तब्दील, हो जाता है, संसद का तापमान बदल जाता है, संसद का तापमान बदल जाता है, राजपथ और जनपथ जहां एक दूसरे को काट कर गुजरते हैं, संसद का तापमान बदल जाता है, राजपथ और जनपथ जहां एक दूसरे को काट कर गुजरते हैं, वहां का तापमान है शून्य। ये वहां का तापमान है शून्य। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। पुनः पुनः चार पंक्तियां दोहराता हूं, ये पुनः, मेरी बहुत बहुत पुनः, प्रिय कविता है मेरी। शहर पुनः, पुनः अचानक कुछ दोहराइए। हादसों में तब्दील हो जाता है, संसद का तापमान बदल जाता है, राजपथ और जनपथ जहां एक दूसरे को काट कर गुजरते हैं, वहां का तापमान है शून्य, वहां का वाह, तापमान है शून्य। वाह, वाह। तो अब आपने कश्मीर की बात शुरू में छेड़ी, और मैं कश्मीर की पीड़ा, जो कश्मीर की व्यथा और कश्मीर का जो दर्द है, खास करके निर्वासन का, जो कश्मीरी पंडितों का वहाँ से बिल्कुल, 1990 बिल्कुल। में महानिर्वासन हुआ, जो एक जी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी के रूप में लिया जाता है। और अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों का इतना विशाल समुदाय समूह जो वहाँ से उखड़ कर, जिनको उखाड़ कर बाहर निकाला गया, उन परिस्थितियों में तो निश्चित रूप से एक कवि, एक लेखक, एक साहित्यकार उससे कैसे प्रभावित हुए बिना रह सकता है। कैसे रह तो सकते। तो मैंने कुछ कविताएं, जब ये इस पीड़ा को सह रहा था, अभी भी सह रहे हैं, तो जो जी, मेरी कविताएं छपी हैं उनमें से मैं आपको एक कुछ कविताएं जरूर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि उसके जी, बगैर मेरा ये काव्य पाठ, मैं समझता हूं, अधूरा अधूरा रहेगा। रहेगा। तो बिल्कुल, स्वागत है। चिनार चिनार वृक्ष से तो आप बहुत अच्छी तरह से, पेड़ से आप बहुत तरह परिचित हैं कि चिनार का मतलब क्या होता है।
तो ये चिनार का ऐसा वृक्ष है जो कश्मीर में ही आपको मिलता है। तो चिनार को लेकर मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, जिससे आपको उस पूरी व्यथा पीड़ा का आभास मिलेगा। जी। चिनार तुम्हें अपने साथ उगते देखा है, चिनार चिनार बचपन से तुम्हें अपने साथ उगते देखा है, सौंपता रहा तुम्हें अपना हर एक वसंत, और मैं खुद झरता रहा पात पात। आहा, आहा, चिनार क्या बचपन से तुम्हें अपने साथ उगते देखा है, सौंपता रहा तुम्हें अपना हर एक वसंत, और मैं खुद झरता रहा पात पात। बात बात। चिनार तुम महज पात्र नहीं हो दादी माँ की कहानियों के, बल्कि तुम साक्षी भी रहे हो हर बदलते मौसम के, हर खिड़की द्वार के, देहरी आंगन के, रिश्तों की खुशबू के, वितस्ता नदी के प्रवाह के। क्या उत्तर दूं मैं अपने पूर्वजों को, क्या उत्तर दूं मैं अपने पूर्वजों को, उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने अपने तपोबल से सौंप दिया था तुम्हें मेरे अंतरंग को। आज आज दोनों के जिस्म हैं लहूलुहान, क्योंकि तुम हो गए हो आदमखोर, और मुझे अपने भीतर से आना पड़ा बहुत दूर, बहुत दूर, मगर कहीं पर आकर भी खत्म नहीं होती वो सीमा, जहां से तुम्हें अपने से अलग देख सकूं, जहां से तुम्हें अपने से अलग देख सकूं। दरअसल अलग अलग नहीं है हम दोनों की जमीन, दरअसल अलग अलग नहीं है हम दोनों की जमीन। इसीलिए बचपन से तुम्हें अपने साथ उगते देखा है चिनार, इसलिए तुम्हें अपने साथ बचपन से अपने साथ उगते देखा है। तो ये चिनार का प्रतिबिंब लेके, उसका बिंब लेके मैंने उस विस्थापन बोध, जी आपने कुछ बिंब लेके कई लोगों की व्यथा को व्यक्त किया है। आपके जैसे अनेक लोग, और हम लोग जो सुनते हैं तो भी हम भावुक हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, मन व्यथित हो जाता है कि कैसा हुआ, क्यों हुआ और कब तक चलेगा। तो इस बातों से हम भी व्यथित हो जाते हैं। तो आप लोग जिस संघर्ष से गुजरे हैं और जिस संघर्ष को अभी भी झेल रहे हैं, और वो वेदना कभी भुलाई नहीं जा सकती, उस वेदना को लेकर के भी आप इस जीवटता का, इस साहस का और इस तरह से उत्कृष्ट काव्य सृजन कर आप सभी दुनिया के अंदर साबित कर रहे हैं कि हम हमेशा हैं, अटल हैं, ध्रुव सत्य हैं। प्रणाम है आपको। बहुत बहुत ही बहुत धन्यवाद। उत्कृष्ट रचना आपने कही, और अगली रचना के लिए मैं जी जी, उद्यत मैं थोड़ा सा ये भी संदर्भ देना चाहूंगा प्रमिला जी। हमारे पिताश्री जो मेरे गुरु भी रहे हैं, पंडित मोहन जी निराज जी, बहुत बड़े कश्मीर के हिंदी और कश्मीरी कवि थे। तो उन्होंने जी देखिए 1990 में हमारे साथ ये बहुत बड़ी घटना घटी, लेकिन उन्होंने उसे 10-15 साल पहले अपने एक काव्य संग्रह में एक कविता लिखी थी, स्वर्ग में रहकर हम स्वर्गवासी हो गए, बात बासी हो गई, रात बासी हो गई, सब शब्द बासी हो गए, सब अर्थ बासी हो गए, स्वर्ग में रहकर हम हम सभी स्वर्ग। स्वर्गवासी हो गए। यानी इसमें जो जो कश्मीर में रहने वाले वो तो खैर स्वर्ग में रहने वाले होते तो हम कहेंगे हम तो स्वर्ग के वासी हैं, लेकिन उन्होंने कब का कहा था, स्वर्ग में रहकर हम सभी स्वर्गवासी हो गए। तो ये और इस लाइन पूर्वाभास में कितनी वेदना है, सारी कितनी भी वेदना इसमें उकेल दी गई। इसी में है। तो उनका नमन करते हुए तो मैं अब आपको इसी क्रम में एक और कविता आपको सुनाता हूँ। जब हम कश्मीर छोड़ के आए तो सब कुछ छोड़ के आए, अपना घर छोड़ के आए, अपनी संस्कृति छोड़ के आए, अपना अपना स्थान छोड़ के आए, अपना रहन सहन सब कुछ वहां छोड़ के आए, हमसे जी छूट जी गया। जी। हमसे, हम ये कह सकते हैं कि हमसे छीन लिया गया, जैसे मेरे छीन हाथों से लिया मेरा गया। मेरा वसंत छीन लिया गया, मैंने अपनी कविता में कहा। इसलिए हमसे उन लोगों ने, उन जो उग्रवादी है, आतंकवादियों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। तो फिर क्या रह गया?
कि हमारी माताएं, अपनी बहनें जो मुश्किल से अपनी जान, अपनी इज्जत बचाते हुए कश्मीर से बाहर आ गए, तो फिर बाद में मैंने एक कविता लिखी, सन्नाटे से सवाल करती आंखें। अब वो आंखें सन्नाटे से सवाल करती है, यानी अब तो वहां सन्नाटा था, हमारे लिए कुछ नहीं था। सन्नाटे से सवाल करती आंखें अब थक चुकी हैं, पूछती है क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती कोई भी चिट्ठी अब उन दूर वादियों से, पहाड़ों से। क्योंकि कोई चिट्ठी और कोई पत्र वहां से अब नहीं आ रहा है। उन्हें क्या पता आतंक हिंसा की आंधियों से इबारत ही मिट गई है मासूम चेहरों की। इसीलिए नमूदार नहीं अब एक भी दस्तखत खून से लथपथ उस शहर पर। खो गई है पहचान नदी की, खुद नदी की गोद में मिलेगी कैसे अब ये कश्मीर घाटी के अंतरंग में, खेत खलिहानों में, केसर की क्यारियों में। इन सवालों का उत्तर चाहिए आज जरूर, जरूर उन थकी हुई आंखों को जो सोई नहीं तब से, षड्यंत्र में मारी गई जब से मेरे इस शहर की मुस्कान। वाह 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 वाह। गीली गीली क्यों नहीं होती, गीली क्यों नहीं होती आंखें बूढ़ी माँ की। क्या जन्म दिया था इसीलिए उसने कि बदले में मिले उसको शहर लाशों का, कि बदले में मिले उसे शहर लाशों का। शहर के चौराहे पर आकर बूढ़ी माँ आज एक ही सवाल का मांग रही है उत्तर, कि तुम्हारे लिए जिस खुशबू को, कि तुम्हारे लिए जिस खुशबू को मैंने जन्म दिया, उसके बदले में मुझे मिली बस आंधी ही आंधी। वीरान, अब ये अंतिम सुनिए, वीरान शहर के बीच चौराहे पर जब भी रोकना चाहा उसने आंधियों को, कोई भी चेहरा उसे दिखा ही नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ उसका, ये सुनिए। देखते ही देखते रेत का समंदर हो गई बूढ़ी माँ मेरे इस शहर की। देखते ही देखते रेत का समंदर हो गई बूढ़ी माँ इस शहर की। तो यानी कुछ हासिल नहीं हुआ, बूढ़ी माँ ये शहर की रेत का समंदर हो गई। ये दर्द सभी भारतीयों के मन में है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, क्यों, कब मिटेगा। और हम थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हुए, मैं आपने लिखा था कि आप कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत के भी आप विद्वान हैं। चूंकि मैं व्यास घराने से हूँ और मेरे दादाजी, मेरे नाना जी सब कथावाचक श्रीमद् भागवत के पाठी थे, और मेरे पतिदेव भी श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, कर्मकांडी हैं, ज्योतिष हैं। तो मेरी बड़ी उत्कंठा है कि संस्कृत में कोई आप। नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा, संस्कृत में मैंने कोई कविता की रचना नहीं की है। लेकिन संस्कृत का जितना भी थोड़ा सा ज्ञान मुझे मिला है, क्योंकि मेरा जन्म उस परिवार में हुआ जहाँ पर मेरे जो दादाजी थे बहुत संस्कृत के महाविद्वान थे, बहुत बड़े महापंडित थे। और वो वहाँ पर, अब देखिए, कश्मीर में संस्कृत की पाठशाला चलाते थे, और यहाँ तक कि वहाँ पर मुसलमान परिवारों के भी बच्चे आते थे संस्कृत सीखने के लिए। और उसके बाद मेरे पिताश्री भी संस्कृत के बहुत बड़े, उन्होंने राज्य तरंगिणी का कश्मीरी में अनुवाद किया है, उन्होंने रामचरितमानस का कश्मीरी में अनुवाद किया है, जो कश्मीर में धारावाहिक प्रवास से लिखा है। लेकिन मेरी इच्छा थी, जो मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि समय का अब अंतिम पड़ाव है, क्योंकि 11:30 बजे तक जब जो मुझे मिला है, तो मैं आपको एक बहुत शीघ्र एक कविता सुनाना चाहूंगा जो मैंने कश्मीरी से हिंदी में अनुवाद किया है। ये कश्मीर की बहुत अच्छी कश्मीरी कवित्री है, नसीम शफाई। इन्होंने एक कविता लिखी है, ये भी, इसमें भी आपको देखिए कश्मीर की पीड़ा का आपको बोध मिलेगा। उसका जल्दी में अनुवाद सुनाऊंगा। अब नहीं लिखना तुम मुझे, जी, अब नहीं लिखना तुम कोई पत्र मुझे, नहीं लिखना अब मेरे नाम तुम कोई चिट्ठी नहीं भेजना, अब तुम कोई भी पत्र मुझे
तुम लिखोगे उस पर जो पता, वो तो अब मेरा ही नहीं है, वो तो अब मेरा ही नहीं है, मुझे खुद ही मालूम नहीं, अपना पता नहीं सुरक्षित रखा है मैंने अपने पास, अपना ही पता मेरी है अब बस एक ही पहचान, वही है अब मेरा ठिकाना, चारों तरफ बस पानी ही पानी, सैलाब ही सैलाब, और घिरी हूं मैं जल प्रलय में, इस अथाह पारावार में, जीती हूं अब पानी ही पानी, क्षण क्षण मरते हूं पानी ही पानी, अर्थ मेरे जीवन का पानी ही पानी, जो शिला संबल थी मेरा आश्रय एकमात्र सहारा थी, वो भी बह गई जलमग्न हुई इस जल प्रलय में, इसीलिए अब मेरा कोई पता नहीं लिखना तुम कोई भी चिट्ठी मुझे, अब कोई पत्र मत भेजना, मेरा तो अब कोई पता ही नहीं, मेरा तो अब कोई पता नहीं। ये बहुत अच्छी कवियत्री है कश्मीर की, नसीम शफाई, इसकी ये कश्मीरी कविता का मेरा अनुवाद, हिंदी अनुवाद था, जो मैंने आकाशवाणी के, आपने नसीम शफाई जी को भी जोड़ के पटल को और समृद्ध कर दिया। और पटल पर मैं समझती हूँ काफी 2 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ, और आप जैसे उत्कृष्ट सृजनकार को मिलकर, आपका काव्य पाठ सुनकर मुझे तो अच्छा लगा ही। निश्चित रूप से जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे यहाँ नाम नहीं दिखाई दे रहे, एक डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी का वाह वाह शानदार दिखाई दे रहा है, तो उन सभी की ओर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहूंगी कि ये मुलाकात फिर और कभी हो, और मैं आपकी अच्छी से अच्छी रचनाएं सुन पाऊं। और कश्मीर का दर्द, मैं भी गई थी, हम गए तो थे विजिट पे घूमने, लेकिन जो दर्द लेके आई और जो गीत मेरे मन में उभरा, कभी अवसर मिला तो जरूर मैं आपके समक्ष रखूंगी। और प्रयास रहेगा कि आपसे मिले, आपकी अच्छी अच्छी रचनाओं को सुने, और आपके एक और किसी संदेश के साथ हम इसका समापन करें। स्वागत है आदरणीय। मैं डॉक्टर साहब, मैं संदेश क्या दे दूं, मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं अपने सभी साहित्यिक मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर इस मंच के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने बहुत श्रम से और बहुत तपस्या और लगन से ये बहुत बहुत मैं कहता हूं कि महायज्ञ का आयोजन किया है, और जो लगातार निरंतर चलता जा रहा है। तो और जो जिन्होंने अपना काव्य पाठ इस मंच पर प्रस्तुत किया, उनके प्रति मेरा भी आभार व्यक्त बनता है, मैं करता हूं उनके प्रति आभार। और जो आने वाले हैं शेष दिनों में, उनकी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और विशेषकर जो मित्र निरंतर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में नहीं, बल्कि अब इस कार्यक्रम के समापन पर मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रेमला जी, आपका संचालन मैं देख रहा था और मेरे साथ भी आप जुड़ी रही, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्यों आप हमारे अगले कड़ी के सृजनकार आए, तब तक आपको और अवसर मिल रहा है, मुझे भी अवसर मिल रहा है, आप और अपनी रचना पढ़ सकते हैं। अभी तक हमारे बीच में अगली दीपांजलि दुबे जी आने वाली हैं, तब तक आप और पढ़िए तो हमें और लाभ मिलेगा। जी जी, मेरे पास रचनाएं तो बहुत हैं। मैं आपको एक रचना सुनाना चाहूंगा, वो कश्मीर से संबंधित। पटल पे अल्पना चौधरी चक्रवर्ती जी हैं, दिल को छूने वाली कविता पढ़ी आपने। मधु मिश्रा जी हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं, 1-2 नाम मुझे पटल पर दिखाई दिए, तो उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप इसी तरह जुड़े रहें और हम सभी का मनोबल और हम सभी को हिम्मत बनाते रहे कि ये धारा आगे आगे बढ़ती रहे। मैं सभी जितने भी मित्रगण जुड़ रहे हैं, तो वो मेरा अपना पटल है उपेंद्रनाथ रैना साहित्य संवाद, उस पर भी ये जुड़े रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको एक छोटी छोटी कुछ रचनाएं सुनाऊंगा। तो मुझे लग रहा है दीपांजलि दुबे जी जुड़ गई है आपके साथ, जुड़ चुके हैं। तो आपने, चलिए मैं उनके समक्ष अपनी एक 4 पंक्तियों की कविता सुनाता हूँ। चलिए, अच्छी बात है
कि दीपांजलि का भी हम स्वागत करते हैं। रेणु श्रीवास्तव भी जुड़ी हुई है, पुष्पिका जी भट्ट भी जुड़ी हुई है। आप देखिए राजस्थान के हर एक अंचल से, एमपी से, यूपी से, पूरे विश्व से, मधु जी अमेरिका से हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं। पुनः आवाज आ रही है? प्रारंभ जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीपांजलि आपसे कह रही कि जी 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 दीपा जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। और उपेंद्र जी एक अंतिम बंद के साथ समापन करेंगे, फिर आपको अवसर दे रहे हैं। जी उपेंद्र जी। मैं 5 पंक्तियां सुना रहा हूं और फिर आप दीपांजलि को आप जोड़ सकते हैं। जी जी जी। इसका मैं इसको सुनाता हूं। इतना आसान नहीं सहना किसी का बड़ा होते देखना, इतना आसान नहीं सहना किसी को बड़ा होते देखना, देख कर बुलंदी महल की झोंपड़ी इस तरह मुस्कुराई, दिलाती रही आभास कि जितना तुम छूते रहोगे आकाश, उतना ही मैं होके रहूंगी जमीन की, उतना ही मैं होके रहूंगी जमीन की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। अब दीपांजलि जी आपके साथ जुड़ गई है, आपको उसको पटल से अब जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार।